Hello, everyone, and welcome to the second part of this lecture on how blockchain works. पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि सेंट्रलाइज सिस्टम की कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जिसमें हमें वो पक्ष मिल जाए जो सेंट्रलाइज सिस्टम में है और हम सेंट्रलाइज सिस्टम की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। अब हम स्टडी करते हैं एक बहुत ही सिंपल डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आप में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि टॉरेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से टॉरेंट सिस्टम में एक नॉर्मल क्लाइंट सर्वर सिस्टम से डिफरेंट। एक नॉर्मल क्लाइंट सर्वर बेस्ड अगर हम फाइल डाउनलोडिंग सर्विस की बात करें, लेट्स से आपने विंडोज़ की विंडोज़ 11 की एक्सी फाइल डाउनलोड करनी है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप डिपेंडेंट होंगे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ने उस फाइल को होस्ट किया हुआ है, आप और आपके अलावा हज़ारों और लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं अपनी क्लाइंट के थ्रू और फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट सर्वर बेस्ड इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर किसी फेलियर की वजह से बंद हो जाता है, वो उस फाइल की डाउनलोडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं फॉर सम कंट्रीज़। वो उस फाइल की डाउनलोडिंग के ऊपर अपनी प्राइस या पैसे बढ़ा देते हैं। इन तमाम केसेस में आपकी डिपेंडेंसी होती है उस एक अथॉरिटी जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है इस केस में। आप उस पर डिपेंडेंट हैं और उसकी पॉलिसीज़ हैं और उसकी मर्ज़ी है वो किस तरीके से आपको फ़ाइल डाउनलोड करने की इजाज़त देता है। इन कंट्रास्ट दैट अगर हम टॉरेंट सिस्टम टॉरेंट प्रोटोकॉल की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक नोड या एक कंप्यूटर नोड जो कि टॉरेंट नेटवर्क के साथ अपने आप को अटैच करती है, वो एक फ़ाइल को सर्व करना शुरू करती है। लेट्स से विंडोज़ फाइल है, मैं सर्व कर रहा हूँ विंडोज़ फाइल को और मैं टॉरेंट नेटवर्क के ऊपर हूँ। आप आते हैं, आप क्योंकि टॉरेंट नेटवर्क पे के ऊपर अटैच हुए और ये P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो आपकी नोड डायरेक्टली मेरी नोड के साथ अटैच होगी, प्लस आप डाउनलोड करना शुरू कर देंगे थ्रू माई नोड उस विंडोज़ की फ़ाइल को पार्ट्स की फॉर्म में। और सिर्फ आप डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे, जैसे जैसे फ़ाइल आपके पास डाउनलोड होती जाएगी साथ साथ टॉरेंट का ये प्रिंसिपल है, आप उस फ़ाइल को अपलोड भी कर रहे होंगे, आप खुद भी सर्व कर रहे होंगे। अब एक तीसरी नोड आती है, चौथी नोड आती है, ये सब आपके साथ भी कनेक्ट होंगी, मेरे साथ भी कनेक्ट होंगी और आप इसमें भी कनेक्ट होंगी। और जो जो नोड जितने पार्ट को उस फाइल के जितने पार्ट को डाउनलोड करता जाएगा, उतने ही पार्ट को वो साथ साथ सर्व भी कर रहा होगा, अपलोड भी कर रहा होगा और ये सारी नोड्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी। इस केस में अगर मैं जो कि फर्स्ट नोड था जो कि इस फाइल को जिसने फर्स्ट टाइम इस फाइल को सर्व करना शुरू किया था, अगर मैं अपनी नोड को ऑफ कर देता हूँ, उसकी पावर ऑफ हो जाती है, मैं नेटवर्क से उसे डाउन कर देता हूँ, इन दैट केस जो बाकी तमाम नोड्स हैं, नोड नंबर 2, 3, 4 एंड थाउजेंड मैनी मोड्स, उन सब नोड्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल कि उनमें से किसी एक नोड के पास भी कंप्लीट फाइल मौजूद है। अगर उनमें किसी एक नोड के पास या मल्टीपल नोड्स के पास कंप्लीट फाइल मौजूद है, तो ये सारी नोड्स अपनी डाउनलोडिंग, अपनी अपलोडिंग और अपना सारा सिस्टम मेरे बगैर भी चला सकती हैं। इन केस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर था, ये सिस्टम इस तरीके से नहीं चल सकता। अब हम आते हैं कि एक सिंपल बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करती है। लेट्स से एक पर्सन है एलिस और एक पर्सन है बॉब। एलिस ने बॉब को कुछ पैसे सेंड करने हैं, आप क्या करते हैं? एलिस बॉब को डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अगर वो कैश नहीं है और थ्रू नेटवर्क है। एलिस रिक्वेस्ट करेगी अपनी बैंक को कि वो उसके अकाउंट से कुछ पैसे डेबिट कर लें, ठीक है, और बॉब के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दें। ये एक नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का फ़्लो है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमने सेंट्रलाइज सिस्टम से बाहर आना है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाना है ताकि हमारी जो सिंगल अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस सिस्टम में से बैंक को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम इस सिस्टम में से बैंक को रिमूव कर देते हैं, तो ट्रांजैक्शन किस तरह से थ्रू होगी? एलिस और बॉब एक दूसरे को किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि उन्हें डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। एलिस डायरेक्टली बॉब को कुछ पैसे या जो एसेट है वो ट्रांसफ़र करेगी। ये डिफरेंट है कैश ट्रांसफ़र से, क्योंकि जो कैश है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड होता है, उनकी तरफ से इशूड होता है। और इवन आप कैश अगर किसी को दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपने बैंक अथॉरिटी मानते हुए वो कैश नोट्स किसी को दिए हैं। मैं कैश की ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एलिस और बॉब के दरमियान किसी और किस्म की ट्रांजेक्शन थी, लेट्स से एलिस ने बॉब को एक गाड़ी देनी थी
और बॉब ने एलिस को उसके बदले किसी और मॉडल की कोई और गाड़ी देनी थी, या एक प्लॉट दे देना था, या एक घर दे देना था उसके बदले में। तो ये ट्रांजैक्शन उन्हें डायरेक्टली करनी पड़ेगी, ये इसे गाड़ी ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा शख्स उसे उसके बदले में वो प्लॉट ट्रांसफ़र कर देगा उसकी इक्वलेंट अमाउंट के इक्वल। बट अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम वापस अपने उसी बैक इन टाइम जो सबसे पुराना हमारा बार्टर सिस्टम था, हम उस पर आ गए हैं। और हमने बार्टर सिस्टम को इसलिए छोड़ा था क्योंकि बार्टर सिस्टम में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, और बार्टर सिस्टम हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे इन सारी चीज़ों की वजह से। सो इट मीन्स कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से एक स्मार्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बैंक किस तरीके से, बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है लेकिन वो ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करता है। आपको मालूम होगा कि बैंक के अंदर एक लेजर सिस्टम होता है, जिसमें लेजर इज़ जस्ट पेपर और डेटाबेस ऑफ रिकॉर्ड्स। और इसमें ये रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स होते हैं कि पर्सन ए ने पर्सन बी को लेट से $50 ट्रांसफ़र किए। नेक्स्ट लाइन होगी उसमें रिकॉर्ड की, पर्सन बी ने पर्सन सी को $30 ट्रांसफ़र किए, एंड पर्सन बी ने पर्सन डी को $20 ट्रांसफ़र किए। तो हमारी ये जो लेजर की पूरी फाइल है ये एक तरफ बैलेंस हो गई। अब ये जो लेजर का रिकॉर्ड है ये सारा बैंक अपने पास मेंटेन रखता है, और ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर हम ये करें, जस्ट अज्यूम कि हम ये बैंक का लेजर का रिकॉर्ड निकाल कर किसी एक बैंक के पास अभी फ़िलहाल ये लेजर का रिकॉर्ड है, हम निकाल के इसे डिफरेंट नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट्स से 100 नोड्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लोग हैं, उनके अपने कंप्यूटर्स हैं, और हम उनके कंप्यूटर्स के अंदर सेम कॉपी, उस लेजर रिकॉर्ड की सेम कॉपी रख देते हैं। वो लेट्स से उस लेजर के अंदर 100 रिकॉर्ड्स थे, वो 100 रिकॉर्ड्स की कॉपी हम अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ कंप्यूटर्स पे में बांट देते हैं, जो कि कंप्यूटर्स आपस में थ्रू नेटवर्क एज ए नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कि हमने टॉरेंट में देखा था। तो इनिशियली सबसे पहले हमने ये काम किया। ओके, अभी तक हमने बात की कि हम बैंक का जो लेजर सेंट्रलाइज्ड जगह पे पड़ा हुआ था किसी एक डेटाबेस में, हम वहाँ से उठाते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम बन गया। ओके, आगे चलें। ये जो टॉपिक है पब्लिक और प्राइवेट की इंक्रिप्शन का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ ब्लॉकचेन के लिए बल्कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए, कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। अगर तो आप पब्लिक और प्राइवेट की के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि हाउ इट वर्क्स और इस चीज़ का क्या मतलब है, तो आप नेक्स्ट फ्यू मिनट्स को स्किप कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस पर। चलें, मैं अगर आपसे सिंपली ये पूछूं, जस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ ओवर द स्लाइड ओवर हियर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ अ पब्लिक की एंड व्हाट इज़ अ प्राइवेट की इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, किसी एक आम नॉर्मल बंदे को समझाने के लिए जिसका कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं? लेट्स से आपका एक बैंक अकाउंट है, उसका एक आईबैन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है। इस बैंक अकाउंट को अगर आपने थ्रू सम इंटरनेट पोर्टल एक्सेस करना हो तो आप क्या करते हैं? आपको बैंक की तरफ से एक इंटरनेट पोर्टल मिलता है, उसकी एक यूज़र आईडी पासवर्ड है, आप उसे लॉगिन करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं और किसी को कुछ पैसे भेज देते हैं। अब ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, इसके ऑनर आप हैं। ऑल्दो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सेव्ड है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है, लेकिन आप उसके एक्चुअल ऑनर हैं। और जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो डिजिटल फॉर्म में नंबर, जस्ट नंबर है, उसके ऑनर भी आप हैं, कोई और उसका ऑनर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट टेल मी कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है, आप मुझे बता दें, तो क्या आप बताने में कॉन्फिडेंट होंगे? नेवर। और आपको ये कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप मुझे बता दें, ऑल्दो आप उसे ऑन करते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट आप वो ईज़िली मुझे बता देंगे। वाई? उसकी रीज़न ये है कि बैंक अकाउंट नंबर अगर मुझे पता चल जाता है, किसी को भी दुनिया में पता चल जाता है, वो क्या कर लेगा? वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो आपके अकाउंट से किसी किस्म के पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पता चल जाए
तो वो हर तरह की ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, और स्पेशली कोई फ्रॉडलेंट यूज़र वहाँ से ट्रांजैक्शन इनिशिएट करके पैसे जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये पब्लिक की है और प्राइवेट की है। इसमें जो आपका अकाउंट नंबर है ये आपकी पब्लिक की है, जो कि आप पब्लिकली किसी को बता सकते हैं विदाउट एनी फियर, और जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो प्राइवेट की है। ये आपके पास रहेगा हमेशा के लिए, ये आप किसी को, आपको ये नहीं बतानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। ओके, जब आपका ये ट्रांजैक्शन मैसेज रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, तो रिसीवर एंड के पास आपने ऑलरेडी अपनी पब्लिक की शेयर की हुई है, आपने पब्लिक की एज ए अकाउंट नंबर जो है आपका वो आपने उसका शेयर किया हुआ है। व्हाट ही विल डू, वो उस सिग्नेचर से को उस सिग्नेचर को, उन डिजिटल सिग्नेचर को पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने से उसे क्या मिलेगा, उस सिग्नेचर को जब आप पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे तो जो सेम मैसेज आपने सेंड किया था डिक्रिप्ट होके वही उसके सामने आ जाएगा। अब वो उस प्लेन मैसेज भी उसके पास है, सिग्नेचर को डिक्रिप्ट किया तो वही मैसेज बन गया। इसने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो उसे पता चल गया कि ये जो पब्लिक की मुझसे शेयर की गई थी ये उसी यूज़र की थी जिसने ये मैसेज इनिशिएट किया है। ओके, नाउ जस्ट एज्यूम कि एक फ्रॉडलेंट यूज़र आता है पब्लिक की, तो उसके पास भी होगी क्योंकि अकाउंट नंबर आपने पब्लिकली शेयर किया हुआ है। वो फ्रॉडलेंट यूज़र इस नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन है, नेटवर्क की ट्रांजैक्शन को स्निफ करता है, इस ये सिग्नेचर भी उसे मिल गया और ये मैसेज भी उसे मिल गया। पब्लिक की से उसने डिक्रिप्ट किया, उसके सामने क्लियर मैसेज भी आ गया, क्लियर मैसेज आ गया कि रिजवान ने बिलाल को सेंड किए $50। अब फ्रॉडलेंट यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, फ्रॉडलेंट यूज़र रिजवान ने जो $50 बिलाल को सेंड किए थे वो बिलाल का नाम नेटवर्क में इन इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, वो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले पहले, उस ट्रांजैक्शन के प्रोसेस होने से पहले पहले बिलाल का नाम निकालेगा और अपना नाम XYZ वहाँ पे ऐड कर देगा। ये तो मैसेज बन जाएगा रिजवान सेंट XYZ $50। जब ये रिसीवर एंड पे, जो रिसीवर बैंक है, उस एंड पे मैसेज पहुंचेगा तो बैंक उसे किस तरीके से प्रोसेस करेगा, बैंक प्रोसेस करेगा रिजवान सेंड XYZ $50, बिलाल का नाम चला गया, रिजवान के अकाउंट से $50 निकले, XYZ को पहुंच गए। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू पब्लिक एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन ये चीज़ इम्पॉसिबल है। हाउ? देखिए, आपने सिग्नेचर को डिक्रिप्ट तो कर लिया, रिजवान ने बिलाल का नाम निकाला वहाँ से और XYZ ने अपना नाम वहाँ पे ऐड तो कर लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन जब नेटवर्क के ऊपर आप इनिशिएट करते हैं तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी इनक्रिप्टेड, जिस भी फॉर्मेट में वो इनक्रिप्शन है उसकी, इट शुड बी इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्ट हमने कैसे की थी, प्राइवेट की से। क्या आपके पास प्राइवेट की है? नहीं। दैट इज़ वाई आई सेड कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने ज़िंदगी में कभी किसी से शेयर नहीं करना। जब आप ये शेयर कर देंगे तो आपने अपनी प्राइवेट की शेयर कर दी। इस सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करने के बाद, अपना नाम डालने के बाद, प्राइवेट की से इसकी और उसी प्राइवेट की से जो कि सेंडर के एड्रेस के अंदर जिस बंदे का एड्रेस है उसी की प्राइवेट की होनी चाहिए। बेसिकली देखिए, सेंडर में रिजवान का जो एड्रेस था, रिजवान नाम नहीं लिखा हुआ था, एक्चुअली तो अकाउंट नंबर था, वो एड्रेस ये शो कर रहा है कि इसकी पब्लिक की, एक्चुअली पब्लिक की भी वो मैसेज के अंदर पड़ी हुई है ना, सेंडर एड्रेस के अंदर पब्लिक की ये है। इसके अगेंस्ट जो भी प्राइवेट की होनी चाहिए उससे आप नया मैसेज जो आपने चेंज किया है उसे इनक्रिप्ट करें और नेटवर्क के ऊपर दोबारा नेटवर्क के ऊपर डिस्पर्स कर दें उसे। लेकिन आपके पास प्राइवेट की नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप खुद अकाउंट होल्डर हैं उसी बैंक के और आपके पास अपनी प्राइवेट की है, बट क्या आप अपनी प्राइवेट की से किसी और शख्स के ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न अगेन वही है कि ये पब्लिक और प्राइवेट कीज़ जो हैं ये कम्बिनेशन में होती हैं। एक प्राइवेट की के अगेंस्ट एक लिस्ट है पब्लिक कीज़ की जो कि किसी और प्राइवेट की के अगेंस्ट नहीं बन सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेंडर में एड्रेस कोई और है और आप किसी और प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट करने की कोशिश करें, आपका जो सिस्टम है उस ट्रांजैक्शन को वैसे रिजेक्ट कर देगा कि आप जिस ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं एक्चुअली ये प्राइवेट की उसकी नहीं है। और वो इस तरीके से चेक करेगा कि सेंडर एड्रेस का जो अकाउंट नंबर है उसके साथ जो प्राइवेट की होनी चाहिए वो ये नहीं है। अच्छा, ये जो सारी मैंने बातें की कि प्राइवेट की आप आइडेंटिफाई एक तो नहीं कर सकते, आप अपनी प्राइवेट की से तो उसे इनक्रिप्ट डेफिनेटली नहीं कर सकते, तो दूसरा काम अगर हम करना चाहें कि पब्लिक की तो हमारे पास है और सिग्नेचर भी हमारे पास है, तो हम इससे प्राइवेट की निकाल लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि एक मल्टीप्लायर है 2
उसके साथ आप किसी एक और डिजिट को मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आना चाहिए। तो आप फ़ौरन मुझे कहेंगे हाँ, नंबर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आ जाता है। ये तो हो गई सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन ये जो पब्लिक और प्राइवेट की इंक्रिप्शन है, ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। इस चीज़ को कहा जाता है एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। ये एक एडवांस टॉपिक है, हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ऑन द सरफेस ये बता दूं कि एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में अगर आपके पास एक पब्लिक की है, अगर आपके पास लेट से एक नंबर है और आप इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको दूसरा नंबर मिल जाता है, तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में इट इज़ नॉट ईजी। इफ़ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जी इज इक्वल टू 6, तो वो 6 के 6 हासिल करने के लिए देर आर बिलियंस ऑफ कम्बिनेशंस जो कि आपको ट्राई करने पड़ेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि दूसरा मल्टीप्लायर क्या था। इस सारी साइंस को, इस सारे मैथमेटिक्स को कहते हैं एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। दैट इज़ वाई अगर आपके पास पब्लिक की हो और आपके पास एक्चुअल मैसेज हो, तो आपसे रिवर्स इंजीनियर करके प्राइवेट की कभी भी आइडेंटिफाई फाइंड आउट नहीं कर सकते, अनलेस कि आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कम्बिनेशंस को ट्राई करें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन सुपर कंप्यूटर्स को भी आप ये टास्क देते हैं तो वो भी कुछ ईयर्स लगा देंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए, और तब तक आपका पर्पज़ लूज़ हो जाएगा। ये सारा मकसद था प्राइवेट और पब्लिक की इंक्रिप्शन आपको समझाने का। ये चीज़ें फ्यूचर में हमारी जो हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट देखेंगे, इथेरियम डेवलपमेंट देखेंगे, और इन जनरल ब्लॉकचेन को समझने के लिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग समझने के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर। अच्छा, हमने ये बात की कि हमारे पास एक ट्रांज़ैक्शन के डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है, हमारे पास ट्रांज़ैक्शन की पब्लिक की अवेलेबल है। तो अगर हम ट्राई करना चाहें कि सेम डिजिटल सिग्नेचर्स हम किसी और ट्रांज़ैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में ट्राई करें, ताकि हमारी जो फ्रॉडुलेंट ट्रांज़ैक्शन है, जो फ्रॉडस्टर है, वो इस ट्रांज़ैक्शन को मैनिपुलेट कर सके। तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक ट्रांज़ैक्शन का जो मैसेज है वो डिफरेंट होगा। अगर हम उसे प्राइवेट की के साथ एन्क्रिप्ट करेंगे तो उसका डिजिटल सिग्नेचर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इस की में से कोई एक की अवेलेबल है, कुछ 1-2 फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो हम बाकी ट्रांज़ैक्शंस को उन्हीं के थ्रू रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई की कि अगर एक ट्रांज़ैक्शन, लेट्स से ये ट्रांज़ैक्शन किसी न्यूमेरिक फॉर्म में है, हमने उसे एन्क्रिप्ट किया, एक न्यूमेरिक फॉर्म बन गई। अगर हम उसमें से एक सिंगल डिजिट भी चेंज करें तो उसके सिग्नेचर टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। और रिसीवर एंड पे जब एक डिफरेंट सिग्नेचर के साथ ट्रांज़ैक्शन रिसीव होगी, पब्लिक की उसकी डिफरेंट होगी, चीज़ें मैच नहीं हो रही होंगी, चेकसम मैच नहीं हो रहे होंगे, वो ट्रांज़ैक्शन वहीं पे फ्रॉडलेंट मार्क हो जाएगी, वो ट्रांज़ैक्शन रिजेक्ट हो जाएगी। ये प्राइवेट और पब्लिक की का मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम अपनी ट्रांज़ैक्शंस को सिक्योर करते हैं। एक तो ट्रांज़ैक्शन एचटीटीपीएस के थ्रू, एसएसएल के थ्रू, एसएसएल सर्टिफिकेट्स के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। सेकेंडली, जो ट्रांज़ैक्शन का इनिशिएटर होता है, जिस शख्स के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है बैंकिंग के, वो खुद, क्योंकि उसके हर हर शख्स की प्राइवेट की डिफरेंट है, दैट इज़ वाई वो खुद इस चीज़ को मैनेज कर सकता है कि उसकी ट्रांजैक्शन सिक्योर हों। और ये प्राइवेट कीज़ अगेन इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही आपके जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है वहाँ पे सेव होती हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन बैंक कि वो अपनी डाटा की सिक्योरिटी को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं।